हेलो, मैं मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम त्रिज्य एवं कोणीय तरंग फलन रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान रखें कि अब तक आपने जो पढ़ा कि सभी क्वांटम संख्याएं, उनके बारे में पढ़ा और उनके बाद में आप ये जो क्वांटम संख्याएं होती है, इन क्वांटम संख्याओं की क्या इम्पोर्टेंस होती है, इनको किस प्रकार से अरेंजमेंट किया जा सकता है और इनसे क्या क्या चीज़ें प्राप्त की जा सकती हैं, सूचनाएं, ये हमें ध्यान होना चाहिए। और इसके बाद में रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात आती है। और ये देखिए, मैं आपसे ये स्लाइड जो लगातार चला रहा हूँ, इसके बाद में ये पूरा जो आपका है एटॉमिक ऑर्बिटल्स तक का आपका आज सीखेंगे। इसमें ये देखिए, कक्षकों के आकार से संबंधित बात ये अगली बार चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो रहेगा वो क्या रहेगा कि त्रिज्य एवं कोणीय तरंग फलन। एक स्मॉल क्वेश्चन भी इसमें आता है, बड़ा क्वेश्चन भी इसमें आ सकता है, परंतु बहुत बड़ा नहीं आता, बहुत मतलब नहीं, 5 नंबर का भी आ सकता है। ध्यान रखिए, ये रिप्रेजेंटेशन है ओनली, इसमें कोई एक्स्ट्रा सीखने की कोई बात नहीं है। आपके पास ये पूछा जा सकता है कि त्रिज्य तरंग फलन होता है और कोणीय तरंग फलन जो होता है ये क्या क्या बताते हैं, इनके अंदर क्या अंतर होता है तथा किस प्रकार से क्वांटम संख्या एन, एल और एम के लिए इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ध्यान से एक बात आप देखिए, इसमें A1s के लिए, 2s के लिए और p के लिए बात बता रखी है। एक चीज़ ध्यान से देखिए कि कोणीय तरंग फलन 1/2 पाई, 1/2 ये सब में कॉमन है। और जब p की बात आती है तो इसके साथ साथ √3 भी इसके साथ साथ मल्टीपल हो जाता है। अब जो साइन थीटा और कोस थीटा की बात है, ये उसके एंगुलर पे डिपेंड करता है कि वो कौन से एंगुलर पे अगर है। तो इधर देखिए कि त्रिज्य तरंग फलन, पहली बात तो ये ध्यान रखें कि ये क्या चीज़ है, पहले बता देते हैं कि 4 आपको 4 डायमेंशन ग्राफ की आवश्यकता पड़ती है अगर आपको आर थीटा और फाई चरों का अगर फलन अगर आपको इसके साथ साथ रिप्रेजेंट करना होता है तो 4 डायमेंशन ग्राफ की आवश्यकता पड़ती है, जो कि असंभव चीज़ है। तो हमने क्या किया, इनको 2 भागों में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, 2 फलनों के रूप में लिखा जा सकता है तरंग फलन को। एक तो आपका साई आर थीटा और फाई के बारे में बराबर ये इसको रिप्रेजेंट कर दिया, प्रत्येक से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा क्या है कि इनको अलग अलग नाम दे दिया। यदि आर और ब्रैकेट में अगर स्मॉल आर है तो उसे क्या बोलेंगे आप, त्रिज्य तरंग फलन बोलेंगे। और यदि ये साई और फाई के गुणक है तो कोणीय तरंग फलन बोलेंगे। अर्थात सीधी सीधी बात है कि जो केवल त्रिज्या को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात उसको तो आप क्या बोलेंगे, त्रिज्य तरंग फलन के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। और जो केवल उसके एंगुलर को या मोमेंटम को या कोण को बताता है, मोमेंटम नहीं कोण को बताता है, तो वो कोणीय तरंग फलन के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये देखिए त्रिज्य तरंग फलन क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक नाभिक होता है परमाणु में, और परमाणु नाभिक के साथ साथ उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, परंतु जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके और नाभिक के मध्य जो दूरी होती है, इसे इस जो दूरी होती है इसे हम क्या करते हैं कि त्रिज्य तरंग फलन आर, स्मॉल आर के रूप में रिप्रेजेंट इसमें करते हैं। और ये जो तरंग फलन होता है ये क्या बताता है बेटा, स्मॉल एन, 2 क्वांटम संख्या एन और एल जो होता है उस पर तो आपका डिपेंड करता है, परंतु क्वांटम संख्या आपकी एम या चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होती है उससे ये डिपेंडेंट नहीं रहता है, उससे अप्रभावित रहता है। ठीक है, अब देखिए परमाणु में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता का त्रिज्य वितरण मतलब कितनी दूरी पे कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अगर आप नाभिक से लेके और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक पहुंचते हैं तो उसके बीच में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता किस प्रकार से चेंज होती है, ये बताता है। इन 2 क्वांटम संख्या एन और एल द्वारा के ऊपर डिपेंड करता है। तो पूछा जा सकता है आपको कि बताइए त्रिज्य तरंग फलन जो होता है आर, स्मॉल आर जो गुणक है, ये आपके किस क्वांटम संख्या से अप्रभावित रहता है। तो क्या आंसर आएगा आपका, चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब चलते हैं भैया आगे, चलो
देखिए ये किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें देखिए, जब भी आपका एल बराबर 1 और यदि मोर देन 1 है तो देखिए उसका आप जीरो से निकाल रहे हैं, आप उसका कर्व जो आपका जीरो से निकल रहा है, और जो आपका एल बराबर जीरो से है वो आपका पहले से ऊपर से आ रहा है, तो ये बताता है कि आपका वो जीरो से स्टार्ट नहीं होगा कर्व। ठीक है। अब आता है कि जो नोड होते हैं वो क्या होते हैं। नोड जो होते हैं आपका एन जो होता है, एन अगर एन बराबर जीरो है अर्थात नोड पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कितनी होती है, शून्य होती है। और हमेशा एन एस नोड के लिए n-1 नोड टोटल होते हैं, अर्थात अगर तीन का एस का मान अगर 3 है, एन का मान अगर 3 है, 3s की बात कर रहे हैं हम, एग्जाम्पल 3s, तो एस तो आपको पता ही एस के लिए क्या एन और एल के मान जो होते हैं, बट वो पहले के 3 लगा रखा है। तीन का मतलब है वो ऊर्जा स्तर का 3 है, एन बराबर 3 है, अर्थात नोड की संख्या होगी n-1, अर्थात 2 इसमें नोड पाए जाते हैं। एस कक्ष ऐसे तीसरा पॉइंट देखिए, एस कक्षकों के अतिरिक्त अन्य सभी कक्षकों की त्रिज्य तरंग फलनों में r/a0 एक गुणनखंड फैक्टर होता है, जिसके कारण r का मान शून्य होने पर एस कक्षकों के अतिरिक्त अन्य कक्षकों के लिए r का मान भी शून्य हो जाता है, अर्थात केवल एस इलेक्ट्रॉन का ही नाभिक पर पाए जाने की प्रायिकता होती है। 2s या त्रिज्य फलन के लिए r बराबर 2a0 की दूरी पर एक नोड r बराबर 0 पाया जाता है तथा त्रिज्य फलन का मान धनात्मक से ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, वो मैंने आपको पहले बताई दिया। इसी प्रकार 3s कक्षक के लिए दो नोड पाए जाते हैं। सामान्य रूप से ns कक्षक के लिए n-1 नोड होते हैं, और ऐसे 2p कक्षकों के लिए कोई नोड नहीं होता, क्योंकि क्या होता है यहाँ p आ गया, और जब p की बात करते हैं n-2 नोड पाए जाते हैं। ठीक है, तो 2p का मतलब क्या है, n बराबर क्या होगा, 2 हो गया, 2 - 2 बराबर 0, तो नंबर ऑफ नोड की संख्या क्या आएगी बेटा, शून्य आएगी। अब आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। यहाँ तक क्लियर हुआ। देखिए कुछ चीज़ें अगर आपको इसमें समझ नहीं आई है तो आप उसको नोटेड कर लें, या थोड़ा सा आप उसको गणितीय रूप से समझने का प्रयास करें। कोई बहुत अत्यंत वो नहीं है इम्पोर्टेंस कि आपको आना ही आना चाहिए। अगर आपने ग्राफ बना लिया तो भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके क्वेश्चन बन के नहीं पूछेगा, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें। अब आता है आपका प्रायिकता वितरण कर्व, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। जैसे कि नाम से ही है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, है ना। अब आप बताओ प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता ऐसी कितनी है, कितनी संभावना है, और कहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बनती है। देखें, एक तो होता है आपका साई, एक होता है साई स्क्वायर। देखिए दोनों का मामला बिल्कुल भी डिफरेंस है। कई बार पूछा जा सकता है कि यदि तरंग फलन साई की तुलना में साई स्क्वायर अधिक सार्थक क्यों होता है, तो इसका आंसर क्या है, त्रिज्य फलन r के स्थान पर जब हम उसके वर्ग r² पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो ये क्या पता लगता है कि किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व या इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता प्राप्त की जाती है। पहला, इलेक्ट्रॉन घनत्व का आलेख, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कर्व, ये आपको दिख ही रहा है। और दूसरा आता है इलेक्ट्रॉन प्रायिकता आलेख। तो प्रायिकता आलेख के अंदर क्या होता है, ये स्क्वायर का होता है, जहाँ प्रोबेबिलिटी अगर जुड़ जाता है आपका डेंसिटी का तो आप पता है ही आपको, पर आपको प्रोबेबिलिटी कर्व की अगर बात करते हैं तो क्या आ जाता है आपका, वो आपका बी पॉजिटिव, टोटली पॉजिटिव होता है, स्क्वायर में होता है। देखिए इसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। जब r बराबर 0 है तो ये पूरा जो गणित है आपका 4πr², कैपिटल R² बराबर 0, अर्थात इलेक्ट्रॉन की नाभिक पर पाए जाने की प्रायिकता सभी कक्षकों के लिए शून्य होती है। ठीक है, r के सभी उच्च मानों के लिए r तेजी से शून्य की ओर अग्रसर होता है, जिससे ये पूरी जो आपकी गणितीय कैलकुलेशन है वो भी क्या हो जाती है, शून्य के निकट आ जाती है।
अर्थात नाभिक से अत्यधिक दूरी पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता लगभग शून्य होती है। अब आता है 2s या s कक्षों के लिए n-1 नोड तथा p कक्षों के n-1 नोड होते हैं, ये तो पता है आपको ही। आता है मानो के एक से कक्षकों अर्थात जैसे 1s हो गया, 2s हो गया, 3s हो गया इत्यादि के लिए, या 2p 3p कक्षों की तुलना में अगर हम करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम संभावित दूरी n का मान बढ़ने पर तेजी से बढ़ती है। इस प्रकार अधिकतम इलेक्ट्रॉन दूरी की तुलना 1s के लिए सबसे कम व 3s के लिए सर्वाधिक होती है, और इसी प्रकार क्या करते हैं 2p की तुलना में 3p के लिए भी अधिक होती है। बच्चों आप देखो ध्यान से, एक बात नहीं समझ पा रहे, किन पॉइंट्स को आप नोट कर लें। इसका आपको पीडीएफ में भेज दूंगा, पीडीएफ के अंदर भी वापस इसको तसल्ली से पॉइंट को नोट आउट कर लें, और एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो निष्कर्ष क्या निकलता है कि क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु में कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी स्थान पर पाया जा सकता है, पहली बात। लेकिन उसके पाए जाने की प्रायिकता जो होती है अलग अलग स्थानों पर अलग होती है, ये हम कह रहे हैं। जबकि अब ये कह रहा है बोर सोमरफील्ड सिद्धांत द्वारा इलेक्ट्रॉन की निश्चित कक्षों में घूमने की ही परिकल्पना की गई, इसलिए इलेक्ट्रॉन की आधुनिक संकल्पना एक कण के स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन अब्र या क्लाउड के रूप में की जाती है। मतलब अब इसको कण नहीं माना जाता, अब ये अगर बादल के रूप में मानी जाती है। जो बादल जो होता है कहीं पे भी पहुंच सकता है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, यह ऐसे माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन का एक बादल होता है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन अब्र जो उसको बोलते हैं कि सघनता भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होती है, इसकी गणना वहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता के द्वारा की जा सकती है। और अब आता है कोणीय तरंग फलन। कोणीय तरंग फलन y केवल थीटा और साई कोणों पर जो निर्धारित दिशा पर निर्भर करती है तथा इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी पर अप्रभावित रहती है। ऐसे ही प्रायिकता वितरण आलेख जो है इसका भी सीधा सीधा बताया जाता है। ये देखिए आपके S का, P का और आपका D जो कक्षक हैं उन सभी का आलेख किस प्रकार बनता है, ये आपके बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हैं। इस पर जरूर क्वेश्चन आता है आपका 5 नंबर का। इन आकृतियों को आप विभिन्न परमाणु कक्षकों में से इलेक्ट्रॉन अब्रों की जो आकृति होती है, ये आपकी जो पालियाँ दिख रही हैं, ये क्या है? ये पालियाँ एक इलेक्ट्रॉन का बादल है, जिसे हमें क्या है अंडरलाइन कर लिया है कि इतने एरिया में जो इलेक्ट्रॉन की सघनता जो है इतनी फैलती है, इतनी सिकुड़ती है। जहाँ पर पाली बिल्कुल जीरो है वहाँ पर नोड पाया जाता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे कम होती है, यह कहें कि नहीं होती है। देखिए इसके अंदर आपके जेड स्क्वायर का और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, और डी जेड एक्स जेड वाई जेड ये सभी हो गया, 1s का भी हो गया, 2s का भी हो गया और 2p का भी हो गया। तो ये सब आप इसको सीख लें, बनाना ही बनाना है। ध्यान रखें आप जब भी कक्षक के इनके चित्र बनाएंगे तो आप 3 बातों की सावधान रखेंगे। सबसे पहली बात तो उसका रिप्रेजेंटेशन जो है ना आपको ऐसा ही करना है जिसमें एक्स वाई और जेड दिखाना ही दिखाना है। 3 डायमेंशन चित्र ही इसके लिए माना जाता है। दूसरी बात, इसकी आप आकृति भी वहीं के वहीं लिखें कि ये आपकी गोलाकार है, डंबेल है, द्विडंबेल है, ये हैंड टू हैंड लिखें। इसके बाद में आप ये बात ज़रूर लिखें कि ये कितने कौन सा T2G है कि EG कक्षक है D के लिए। ऐसा आप अगर चित्र में नोट कर देंगे तो आपका जो लिखावट है उसको कोई ज़्यादा गौर नहीं करेगा। ये पालियाँ अपने आप में पालियाँ नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन अब्र है। इलेक्ट्रॉन अब्र जैसे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की ऑटोमेटिक क्या होता है कि सेंटर से या नाभिक से थोड़ा ज़्यादा होती है पाए जाने की प्रायिकता, और उसके बाद में धीरे धीरे क्या होती है ये सर्वाधिक एंड पर पाई जाती है। परंतु किसी भी प्रकार से पालियों को आप चौकोर या तिरछा नहीं बनाओगे, जैसा दिख रहा है वैसा ही बनाओगे। एक पाली के सामने एग्जैक्टली सामने दूसरी पाली रहेगी, और ये आपका क्या आता है, ये आपका ये कक्षक की आकृति जो आपको बता रखी है मैंने,
ठीक है। वन अगर n बराबर 1 रहता है, n बराबर 2 रहता है, m के मान क्या क्या होंगे और उसे किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाएगा, 1s 2p 2s 3s इत्यादि। ये आपके दोबारा से इन सभी पालियों को आपको जो चिन्हितीकरण कर किया गया है प्लस और माइनस के द्वारा, वो ये बताता है कि आपकी जो दिशा है वो उस किस प्रकार से, मतलब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव दिशा में है तो नेगेटिव दिशा में उसकी क्या कंडीशन है, तो ये भी याद करें। और ये जो आपके कक्षक की आकृति और शेप्स हैं, ये आपको नेक्स्ट जो क्लासेज है उसमें पढ़ा दी जाएगी। जब तक के लिए थैंक यू, बाय।